तो यहाँ से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। बड़ा मजा आने वाला है फिजिक्स में, और बहुत सारी चीजें आज हम सीखेंगे और एंजॉय भी करेंगे साथ साथ में। तो सबसे पहले तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि आपने जितनी चीजें पढ़ी थी लास्ट, एक बार मैं समराइज कर दूं। आपने न्यूटन के तीनों लॉ पढ़ा था। मैंने मोमेंटम वगैरह बता दिया था। इम्पल्स एक रह गया था ना, इम्पल्स एक रह गया, थोड़ा सा इम्पल्स बता देता हूँ। और देन आफ्टर आपका एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मैं डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए मैं एक वीडियो दे दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। उसके बाद मैं उसका एप्लीकेशन वगैरह उसमें देख लीजिएगा। आज मेरा मन है फ्रिक्शन पढ़ाने का, तो जो बीच वाला पार्ट है उसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा, बाकी डिटेल आप वीडियो में देखिएगा। इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है ना सब कुछ का, लेकिन फिर भी लाइव क्लास में है तो उसको करते हैं। देखिए, जैसे कि अगर हम लोग इम्पल्स की बात करते हैं, क्योंकि इस पे सवाल आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इम्पल्स पे बात करते हैं। इम्पल्स होता क्या है? बेसिकली आपने जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने एक चीज पढ़ी, वो ये पढ़ा कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी, है ना, और डेल्टा टी, कुछ इस तरह से आपने पढ़ा। एफ इज इक्वल टू इस तरह से आपने पढ़ा। और इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स का सीधा मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। दिस इज द मीनिंग ऑफ इम्पल्स। एकदम याद रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि भाई इम्पल्स का मतलब क्या है। तो इम्पल्स का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। जब भी दिमाग में आए चेंज इन मोमेंटम, फिजिक्स के अंदर जब भी चेंज की बात करेगा, फाइनल माइनस इनिशियल आप करना। इसके बाद एक ही एग्जांपल मैं देता हूं। सुबह आपके पास मान के चलिए 90 रुपया है, और शाम में 100 रुपये हो गया। तो यहां पर चेंज कितने का आ गया? तो 100 - 90, यानी +10, यानी गेन हुआ है। लेकिन अगर मॉर्निंग में 100 रुपीज है और इवनिंग में आपके पास 90 रुपीज है, अभी चेंज फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा। बट क्योंकि 90 छोटा है, उसमें से 100 माइनस करेंगे तो -10 आएगा। माइनस हमें बस इतना बताता है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो जब आप इस लाइन को बोलते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो हमें यह देखना होगा कि डेल्टा पी कहाँ कहाँ आ रहा है। तो अचानक ध्यान आ गया, अरे न्यूटन बाबा के सेकंड लॉ में आया था कि एफ जो है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी था। तो डेल्टा पी तो यही तो है चेंज इन मोमेंटम। तो तुरंत हमने स्मार्ट काम कर लिया, डेल्टा पी को यहां लिखा और यहां पर इसको कर दिया एफ डेल्टा टी, ऐसा कर दिया एफ डेल्टा टी, और यही हमारा हो गया इम्पल्स। हो गया, बस बन गया इम्पल्स। अब इसी पर सवाल आएगा, इसको बनाते रहिए। अब एक चीज इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इम्पल्स जो है वो, इम्पल्स की वैल्यू आप मतलब ऐसा रखते हैं ना, इम्पल्स ज्यादा या कम, ऐसे इस पे सवाल कई बार पूछता है कि जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं कि जो लोग भी हाथ मतलब बॉल कैच करता है तो वो क्या करता है, हाथ को थोड़ा सा पीछे की ओर खींचता है। हाथ को वो पीछे की ओर खींचता है ताकि टाइमिंग बढ़ जाए। तो क्या है, ये बात आपको समझ में आती है कि वो हाथ को क्यों ऐसे पीछे की ओर खींचते हैं, वो टाइमिंग क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्या कारण है? क्या हो जाएगा उससे? क्या सर? क्रिकेट खेला फोर्स होगा कम ना। आएगा। हाँ, फोर्स फोर्स कम कम। आएगा सर उसके हाथ पे। सर वो बॉल का जो मतलब प्रेशर जो है उसको कम करने के लिए सर। आप प्रेशर पर भी पहुंच गए आप। सॉफ्टवेयर लैंडिंग, फोर्स डिक्रीज, सही आंसर है सर फोर्स। हाथ पे चोट ना लगे सर। हाँ, फोर्स इसका है। इसके भी जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ना, देखिए इसको, इसको देखिए जरा। ये है डिनोमिनेटर में। तो अगर डेल्टा टी की वैल्यू को आप बढ़ा देंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू को बढ़ा देंगे, तो ऑटोमेटिक पूरी की पूरी वैल्यू कम आ जाएगी, यानी फोर्स कम जाएगा। ये मेन पर्पस है। वाह 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 सर। हम्म। तो ये जो है, हम बोले फिजिक्स अपने लाइफ में खूब इस्तेमाल करते हैं। अब पढ़ेंगे, जितना पढ़ाऊंगा आपको सब प्रैक्टिकल बताऊंगा। ठीक है, वो पुराना घिसा पिटा नहीं बताऊंगा, जो लेटेस्ट एकदम होगा वो आपके सामने दूंगा। तो यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका यूनिट वगैरह एक बार देख लेते हैं, और फिर मुझे फ्रिक्शन पे थोड़ा सा आना है। तो जैसे इम्पल्स को नॉर्मली आप ऐसे लिखते हैं, तो आप और कैसे इसको लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें? तो भाई आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये एम वी हो गया,
माइनस एम यू हो गया और नीचे हो गया डेल्टा टी। ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस चीज को लेकर यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप पुट करेंगे, यहां पर अगर सिस्टमेटिक तरीके से पुट करेंगे तो कुछ चीजें आपको मिलेगी ऐसी जिसको आप कहेंगे कि प्रूव कर सकते हैं। चलिए प्रूव प्रूफ छोड़िए, डायरेक्ट इसको ध्यान रखिए। यूनिट की बात करते हैं, क्या लगता है क्या यूनिट होना चाहिए? इम्पल्स का यूनिट क्या होगा, कोई बता सकता है? न्यूटन पर सेकेंड। न्यूटन पर इम्पल्स सेकेंड। न्यूटन पर सेकेंड। कैसे कैसे बताए न्यूटन पर सेकेंड? सर मीटर पर सेकंड होगा शायद, क्योंकि ये तो चेंज इन मोमेंटम है। हम्म, तो चेंज इन मोमेंटम मीटर पर सेकेंड होता है। सर केजी मीटर पर सेकंड। यस, केजी मीटर पर सेकेंड। भाई इम्पल्स कोई नया चीज नहीं है, मोमेंटम ही है। अब मोमेंटम को जब भी हम मेजर करेंगे तो वही यूनिट जो मोमेंटम का होता है, मास इनटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका यूनिट कुछ और जी नहीं सर, है, इन दोनों का मास सेम है। मास को भूल गया था सर। हाँ भूलना नहीं है, केजी मीटर पर सेकेंड, इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड, इनवर्स में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, यहां मैं लिखता हूं। कंजर्वेशन का मतलब जानते हैं आप लोग? हाँ जी सर। क्या होता है? किसी चीज को संभालना सर। मतलब बचा के रखना, कंजर्व करके रखना। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी हम सिस्टम की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं? सिस्टम की बात करते हैं। तो मैं नॉर्मल एक एग्जांपल से केवल आपको समझा देता हूं, बाकी डिटेल आप वीडियो में देखिएगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से वहां समझाया आपको। मैं आपको एक ऐसे समझाता हूँ, देखिए मान के चलिए कि यहाँ पर जो है एक बड़ी गाड़ी है। बड़ी गाड़ी कैसे बनाए, ऐसे बना लेते हैं, इस तरीके से, इस तरह से ये बड़ी गाड़ी मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से मानते हैं। तो ये मान के चलिए ये इस तरीके का ये सड़क पे से जा रहा है, और यहां पर एक कार इसके आगे जा रही है। ये ऐसे कार जा रहा है, एकदम मस्त तरीके से जा रहा है, यहाँ पर आप समझिएगा ध्यान से। तो अब हम मान लेते हैं कि इसका जो इधर के इसका u1 है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये अपना u2 से जा रहा है। दोनों का मास अलग अलग हो सकता है क्या अलग अलग ही मास होगा, एक होने का मतलब ही नहीं बनता है। तो 1 2 के हिसाब से अगर हम मान लें तो इसको मैं m1 मान लेता हूं कि इसका मास m1 है, और इसका मास m2 मान लेता हूं मैं। कलर चेंज करके लिखता हूँ, थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। m2 मान लेता हूँ, इसका मास m2 है। अब देखिए अभी इनमें टक्कर नहीं हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं ये। तो इसको हम बोलेंगे कोलिजन का मतलब टक्कर होता है, कोलिजन का मतलब टक्कर। आराम से जो है ट्रक वाला जो है गाड़ी एकदम चला रहा है, बढ़िया से बढ़िया चला रहा है। हालांकि ट्रक थोड़ा सा लग रहा होगा अजीब, लेकिन मान लीजिए ट्रक ही है वो। तो मैं निकला गड्डी लेके, सड़क पे आराम से चल रहा था, और ये कार वाला जो है जिंदगी एक सफर है सुहाना, राजेश खन्ना गाना, एकदम बढ़िया से दोनों की अच्छी चल रही थी। तो यहां पर हम लिख देते हैं बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, अभी टक्कर नहीं हुआ है लेकिन हम टक्कर करवा देंगे बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन में हम लोग जब आएंगे यहाँ पे, तो अब देखिए टोटल मोमेंटम सिस्टम का हम जोड़ेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका अगर आप ऐड करेंगे तो इसका हो जाएगा m1u1। आप लिख लीजिए टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2, और बीच में हो गया जी टक्कर। यहां पर क्या हो गया, टक्कर हो गया। ये जो गाड़ी है इस तरीके से
ये टक्कर खा गया, ये इधर ऐसा टच कर देता हूं थोड़ा, यहां पर हो गया टक्कर इन दोनों का, तो ये हो रहा है कोलिजन। अच्छा, इनमें फोर्स वगैरह भी लग रहा है, एक्शन रिएक्शन तो लगेगा, एक दूसरे पर लगाएंगे, बट उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, वो आप वीडियो में देखिएगा डिटेल। तो ये टक्कर हो गया। अब देखिए टक्कर के बाद क्या होगा, ये जो है आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, गाड़ी कार आगे की ओर चला जाएगा थोड़ा, मतलब फिर से रास्ते पे चलने लग जाएगा। ऐसा थोड़ी है, टक्कर के बाद ऐसा नहीं कि बिजोड़ टक्कर है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में होता तो दोनों रुकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मतलब एक दूसरे के पीछे चल रहा है, तो पीछे वाला टक्कर देगा तो आगे वाला थोड़ा और आगे हो जाएगा। तो अब जैसे हम बनाएंगे यहाँ पर आफ्टर कोलिजन, अगर आफ्टर कोलिजन का सीन बनाएंगे तो कैसा बनेगा, अगर आफ्टर कोलिजन का सीन बनाएंगे हम लोग इस तरह से, गाड़ी जो है ये हो गया और ये हमारा कार, थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा बना देते हैं, टक्कर हो गया है भाई। तो इसके बाद इसकी जो हो गया, ये हो गया V1 और ये हो गया V2। अच्छा, मास तो वही रहना है, इनका मास वास तो चेंज होना नहीं है, ठीक है। आपको आप अपना दिमाग मत लगा लेना कि सर टक्कर होगा, मान लीजिए पीछे की डिक्की खुल गई कार की, तो फिर तो मास घट गया होगा, या मान के चलिए कोई आदमी बैठा हो, सीट बेल्ट ना लगाया हो और शीशा सा टूट के फेंका गया हो, तो ये सब मत दिमाग लगाना आप, है ना, जो है आप वही लगाना, एक्स्ट्रा सोचोगे गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर हम अगर लिखेंगे आफ्टर कोलिजन, तो अगर हम आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं यहां पे, समझना ध्यान से, अगर आप टोटल मोमेंटम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, m1v1 प्लस m2v2, ऐसा हो जाएगा। ये दोनों की हो गई यहां पे। तो जैसे कि नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, तो ये स्टेटमेंट इसका आता है कि जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, तो इसको बेसिकली ऐसे समझिए कि आप दो दोस्त हैं और आप दोनों में एक के पास मान के चलिए 150 रुपये है और दूसरे के पास 100 रुपये है, लेट भी सपोज मान लेते हैं, एक के पास 150 रुपये है, दूसरे के पास 100 रुपये है। अब एक ने किसी से दूसरे वाले से 50 रुपया ले लिया, तो दूसरे वाले के पास 150 हो गया और उसके पास 100 रुपया हो गया। तो एक्सचेंज करने से पहले भी अगर आप जोड़ेंगे तो 250 रुपया आएगा, और एक्सचेंज करने के बाद जोड़ेंगे तब भी 250 रुपया आएगा। तो हम एक देखते हैं कि सिस्टम के अंदर जो है, सिस्टम के अंदर जो है, अगर एक सिस्टम को लेकर चलते हैं तो एक दूसरे को फाइनली जोड़ना ही तो होता है हमें, तो उनमें से किसी एक का कम ज्यादा भी हो रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 5+5 को भी बोल सकते हैं 10, और अगर आप 7+3 करेंगे तब भी 10 आएगा। तो इसीलिए जब भी हम बात करेंगे तो हम यही बात करेंगे कि ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये प्रूव करना होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं हम लोग, तो ये स्टेटमेंट हम यहां पर देंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाएगा, आप बाकी इसका देख सकते हैं बाकी के कैसे जाएगा उसमें। तो ये तो आपका हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से, इसका कुछ यूज वगैरह है जो देख लीजिएगा, आपको डिटेल मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इस टॉपिक को छोड़ रहा हूँ, बस इतना समझा दिया, वहां समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है, अब कार था तो ऑब्वियसली देखिएगा ध्यान से, पीछे से ट्रक टक्कर मारेगा तो बताइए कार का स्पीड बढ़ जाएगा घट जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, और जितना उसका बढ़ेगा ट्रक का थोड़ा कम जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स,
अगर इस तरह से होता है तो अब इसमें क्या है कि वही मेंटेन कर देता है वो। और दूसरी बात, मास भी फैक्टर होता है मोमेंटम में, मास भी अपना फैक्टर है। जैसे कि अगर थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा अगर वेलोसिटी इसका ट्रक का, तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और कार का जो है मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा, तो ये मेंटेन करता है वो, और कुछ नहीं, मेंटेनेंस वाला खेल है इसका। अब बढ़ेंगे, बंदूक जो चलाते हैं तो कैसे पीछे की ओर धक्का देता है कंधे पर, वो भी रॉकेट का कैसे इंपल्सन होता है, सारी चीज इसी फंडे पे काम करता है, उसपे कंजर्वेशन में बात करता है। खैर नहीं पे, अब हम आते हैं फ्रिक्शन पे। जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो देखिए, फ्रिक्शन एक अपना ही टॉपिक है। फ्रिक्शन का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको घर्षण। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? घर्षण बोलते हैं। ये होता है घर्षण। ये कब काम करता है फ्रिक्शन, ये समझिएगा। किसी भी सरफेस पे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, मेरी बात ध्यान सुनना, किसी भी सरफेस पे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो सरफेस नीचे के सरफेस से टच कर रहा होता है, उसके ऊपर नीचे वाली जो जमीन है, नीचे वाला जो जो भी है, वो जो डायरेक्शन मोशन का है उसके उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करता है। और उसी को हम लोग फ्रिक्शन यानी घर्षण के नाम से जानते हैं, उसी को फ्रिक्शन कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, फ्रिक्शन अगर नहीं होता, तो काम बहुत आसान भी हो जाता और मुश्किल भी हो जाता। फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा भी है और फ्रिक्शन हमारे लिए कई बार बुरा भी हो जाता है। अलग अलग सिचुएशन एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन की क्या कहानी है और कैसे कुछ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे सर हम्म मतलब वो गाड़ी में जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं उसको हम्म फ्रिक्शन के कारण रोकते हैं क्या? गाड़ी में टायर तो खैर होता ही होता है, लेकिन उसका अलग फंक्शन है। अच्छा। उसका अलग सिस्टम चलता है। सर्कुलर वाले में थोड़ा फ्रिक्शन का अलग केस है। मैं नॉर्मल प्लेन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन उसका सपोर्ट कर देता है, तो उसका स्पेशल है, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं उसको। रोलिंग फ्रिक्शन सपोर्ट कर देता है मोशन को, तो वो अलग चीज है। पहले सर नॉर्मल फ्रिक्शन तो। इस चैप्टर के बाद में थोड़ा वो भी समझा दीजिए, हाँ बिल्कुल डेली लाइफ समझाते में हैं। काम आएगा। हाँ। हाँ, तो ये फ्रिक्शन समझिए कि दो सरफेस के बीच की कहानी है ये। दो सरफेस, जैसे कि ये एक सरफेस है, ये अपना सरफेस है, और इस पे सपोज कीजिए कि ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। तो पता है यहां पर क्या हो रहा है? अगर यहाँ पिक्चर बनाएंगे तो यहां पर ऊपर वाला सरफेस हो गया बहुत बारीक लेवल, बता रहा हूं बहुत बारीक लेवल पे, और नीचे वाला हो गया यहां पर इस तरह से, इस तरीके से। तो इनका आपस में एक विरोधाभास चलता है। ये बहुत मतलब माइक्रो लेवल बता रहा हूं, ये माइक्रो लेवल की बता रहा हूं, माइक्रो लेवल की बता रहा हूं। अगर बहुत अंदर में देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा माइक्रो लेवल का। तो अब यहां पर होता क्या है कि लेट बी सपोज, देखिए दो चीजें हो सकती है, दो चीजें होगी, ध्यान देना आप। पहली चीज तो ये कि इधर की ओर या तो सच में ये मूव कर रहा है या मूव करने की टेंडेंसी है। दोनों बात दिमाग में सेट करो। ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, हो सकता है कि इसकी टेंडेंसी इसी डायरेक्शन में जाने की हो, ये सच में जा रहा हो। अगर सच में जा रहा होगा तब तो साफ साफ दिख जाएगा कि भाई ये इधर की ओर जा रहा है। लेकिन नहीं जा रहा है तो सवाल में देखना होगा कि उसकी टेंडेंसी किधर की ओर जाने की है। टेंडेंसी देखनी पड़ेगी। जैसे कि मान के चलिए, अगर इस तरीके स्लोप बना दिया, इस तरह का स्लोप बना दिया, समझिए ध्यान से यहाँ पर। तो भाई अगर इस तरह का स्लोप बना दिया और यहां पर इसको बना दूं मैं, तो बताइए इसकी टेंडेंसी आपको नहीं लगता है कि इधर की ओर होगा अगर फिसलेगा तो? भले ही रेस्ट में हो, पर इसकी टेंडेंसी नीचे ही तो जाने की होगी। ये ऊपर जाएगा, ये बताइए कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ सर। तो ये चीज समझना पड़ेगा आपको। आप ये मत सोचना कि ये तो रेस्ट में है,
मोशन तो है नहीं, तो कैसे सर डिसाइड कर दिया कि फ्रिक्शन इधर लग रहा है? तो ये दोनों चीज टेंडेंसी है, सच में मोशन है। अब इन्हीं दोनों टर्म के हिसाब से फ्रिक्शन दो तरीके का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन को समझने से पहले आपको एक नॉर्मल फोर्स समझना पड़ेगा। जब तक आप नॉर्मल फोर्स को नहीं समझेंगे तब तक आप चीजों क्लियर नहीं कर पाएंगे। और एक फ्री बॉडी डायग्राम होता है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि भाई हम सवाल सोल्व कर रहे हैं, जिस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हमें सारे फोर्सेस को दिखाना होता है उसको हम अलग बनाते हैं और उस पे सारे फोर्सेस को दिखाते हैं। फिर हम ये नहीं देखते उसके साथ कौन कौन है, हम सिंगल पिक्चर बनाते हैं उसका और उस पे खाली हम फोर्स दिखाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। यानी पूरे सिस्टम से आपने उसको फ्री कर दिया और वहां पर सारे डायरेक्शन सब दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पर फोर्स लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फोर्स अप्लाई होता है और कौन कौन सा फोर्स लगता है। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स का कंडीशन क्या है? देखिए, नॉर्मल फोर्स कहता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी आप रखेंगे तो नीचे वाला जो प्लेन होता है उसको 90 डिग्री सीधा एक फोर्स लगाता है, कुछ इस तरीके से। इसको हम एफएन बोल सकते हैं। दिस इज नॉर्मल फोर्स। ये होता है नॉर्मल फोर्स। इसको भाई हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, भूलना नहीं। ये अपना होता है नॉर्मल फोर्स। और नीचे की ओर क्या लगेगा? ग्रेविटी, mg। नीचे mg लगेगा। F इज इक्वल टू ma पढ़ा है ना आपने। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो धरती जिस एक्सेलरेशन से किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है सबके लिए बराबर है, और वो है स्मॉल जी। ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होगा। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कई बार सवाल में देता है तो 9.8 को लगभग में 10 मान लेते हैं, बस सवाल देगा तो ऐसे नहीं। मास प्लस ग्रेविटी नहीं है वो। जो न्यूटन का सेकंड लॉ आपने पढ़ा है ना, F इज इक्वल टू एम ए, एम इंटू ए मल्टीप्लीकेशन, वहां ए एक्सेलरेशन ही जी है, वो कुछ और नहीं एम जी है, एम ए ही है। लेकिन स्पेशल टाइप है ग्रेविटी का, इसलिए जी लिखते हैं हम लोग। हमें अगर इसका बनाना होगा, देखिए इसका नॉर्मल फोर्स इधर की ओर लगेगा और ग्रेविटी इसका, देखिए ग्रेविटी अभी भी ऐसा नहीं तिरछा लगा देना, ग्रेविटी इधर की ओर लगेगा, ये एम जी लगेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, आप चीजों को क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे में ले जाते हैं। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम एक आध सवाल में देख लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है, बट पहले हम फ्रिक्शन को एक्सक्यूज मी समझते हैं। सर। हम्म। सर थोड़ा सा बेवकूफ वाला सवाल है, पूछूं? क्या? सर जैसे ग्रेविटी का 9.8 बनता है, तो हम्म। सर हर चीज के लिए ये 9.8 ही क्यों रहता है? जैसे मास चेंज हो रहा है तो फिर चेंज क्यों नहीं हो रहा है ये? वो क्यों नहीं चेंज हो रहा है? वो इसलिए नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि स्मॉल जी का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले में किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कंसीडर नहीं होता है। उसमें अर्थ का मास कंसीडर होता है और जो डिस्टेंस है, यानी कि अर्थ के न्यूक्लियस से लेकर सरफेस तक आते हैं आप, तो रेडियस है, उसका जिक्र होता है और उसका एक फिक्स वैल्यू आता है। अच्छा, तो मतलब ऑब्जेक्ट का मास नहीं गिना जाता उस टाइम? हाँ, उसमें कैलकुलेशन में आता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, थैंक। स्मॉल जी चेंज होता है यदि आप इक्वेटर पे चले जाते हैं, क्योंकि इक्वेटर का रेडियस थोड़ा बढ़ जाता है। अर्थ थोड़ा चपटा है, मतलब थोड़ा सा फ्लैट है। चपटा मतलब वो चपटा नहीं, प्लेन सीट नहीं, 2D नहीं है, ये 3D ही है, बट थोड़ा सा आप ऐसा बोल सकते हैं कि इक्वेटर जो होता है, जो धरती को आधा आधा बीचों बीच करता है, वो थोड़ा सा उसका रेडियस बढ़ जाता है, तो वहां पर स्मॉल जी की वैल्यू थोड़ी घट जाती है, क्योंकि नीचे का हाइट उसका आर का बढ़ जाता है। ये कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, बट वो स्पेशल ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में है, तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही इस पे सवाल आपको पूछेंगे। नहीं सर, वो ऐसे ही डाउट आया था दिमाग में तो सोचा पूछ ले। हाँ, तो आप चलिए मैं आपको सर बताता हूँ। हम्म। सर ये जो फ्रिक्शन आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसी पर एक क्वेश्चन है, उसका बस एक मतलब बता देते तो थोड़ा थोड़ा और क्लियर हो जाता है ये टॉपिक। हाँ, 18 उसके। वाला है टर्मिनल का, सोल्यूशन हम्म। हो जाएगा, बस क्वेश्चन का मतलब बता दीजिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। 18 वाला टर्मिनल क्वेश्चन का 18 है। अब तो PDF खोलना पड़ेगा मुझे।
अभी इसको कर देते हैं, बहुत सारे नए लोग हैं, फिर ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है सर, तब तक मैं ढूंढ के रखती हूँ उसको। हाँ, फिर इनको लगेगा कि डायरेक्ट सर सवाल पे लेकर आ गए। अभी तो नहीं, बोल रहे थे सवाल बहुत से वो इंटरेस्टिंग। फ्रिक्शन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना, कि जो नीचे जा रहा है वो कितना, वो रिटार्डेशन वगैरह जो क्या है, अच्छे से और क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि वही टॉपिक चल रहा है तो इसके ठीक है, लिए। उसको मैं सोल्व करवा दूंगा। जी ठीक है, सर। तो अब इस पे आते हैं फ्रिक्शन पे। तो इसमें दो तरह का फ्रिक्शन पढ़ना है हमें। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दोनों हम समझते हैं इसको। तो जब आप बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन के दो टाइप की बात करते हैं। तो जब हम फ्रिक्शन के दो टाइप की बात करते हैं, तो इसमें पहला जो फ्रिक्शन है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा जो होता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग एफ एस से डिनोट करते हैं, एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। आज ये आपको सिखा के रखूंगा मैं, ये आप सीख जाएंगे। ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। ध्यान देना है आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, यानी कि मूव करने लग जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, उसके बाद हम आएंगे काइनेटिक फ्रिक्शन पे, क्योंकि सारा जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन पर ही लगेगा। मैं आपसे कुछ चीजें पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूं। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं। अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की हेडलाइन डाल दूं यहां पर, अभी तो रट गया है पूरा एकदम, आपका भी एकदम रट जाएगा। अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करता हूं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में इसमें जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम समझते हैं क्या होता है मैक्सिमम? मैं आपको पिक्चर बना के दिखाता हूं। ये यहां पर ये मैंने बना दिया। अब देखिए, अगर इसकी टेंडेंसी इधर मूव करने की है, तो इसका फ्रिक्शन किधर की ओर लगेगा? एफ एस इधर की ओर लगेगा। इसमें एक होता है इसका मैक्सिमम, कितना लगा सकता है ये इसका नॉर्मल फोर्स हो गया एफ एन, और इसका एम जी हो गया। आपको नहीं लगता है कि एफ एन और एम जी बराबर होना चाहिए? क्या लगता है आपको? यस हाँ सर, सर, वो बराबर होना प्रोबेबली चाहिए। सही होना तब चाहिए, क्योंकि तभी वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। हाँ। प्रैक्टिकली सोचिए जरा, अगर एफ एन ज्यादा हो जाए और एम जी कम हो जाए, तो जितना कैंसिल करना होगा एम जी को एफ एन में से कैंसिल कर देगा, बाकी एफ एन की जो वैल्यू बचेगा इसको ऊपर उड़ा देगा, उड़ जाए बेटा उधर की ओर। या अगर एम जी ज्यादा हो जाए, एफ एन कम हो जाए, तो और चिपटा देगा एकदम से। सोचिए, आप खड़े हैं और आपके ऊपर लगने वाला नॉर्मल फोर्स कम हो जाए और एम जी ज्यादा हो जाए, तो आपको तो पांव उठाना मुश्किल हो जाएगा। पांव उठाएंगे, अरे क्या हुआ, चिपक गया, ये तो बड़ा भारी सा लग रहा है, उठ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एम जी ज्यादा हो गया है। तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन वर्टिकल थोड़ी ना, ऊपर नीचे थोड़ी मूव कर रहा है ये तो लेफ्ट राइट हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। इसलिए एफ एन और एम जी बराबर होगा। तो मैं ये सारे टर्म लिख देता हूं यहाँ पे, कि जो यहाँ पर एफ एन है किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर होगा। एकदम क्लियर है कि ये इसके बराबर होगा, एकदम दिमाग में सेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप एक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो वहां पर एक कोफिशिएंट आता है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन में भी सरफेस के बीच का एक
कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, काइनेटिक में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट? कोफिशिएंट होता क्या है, इसको हम समझते हैं कि कोफिशिएंट का मतलब है। कोफिशिएंट को प्रैक्टिकली समझना है तो भाई ये सरफेस पे डिपेंड करता है। हर सरफेस के अपना अपना एक वैल्यू है, अपनी अपनी पहचान है, अपना एक कैरेक्टर है, अपना एक नेचर है, उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन ज्यादा या कम लगेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है एक इसमें ये कॉन्सेप्ट काम करता है कि देखिए, अगर आप बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये लिमिट कर देता है, इसका एक वैल्यू होता है। बताता हूं कैसे, हर बात पर लिमिट करता है। देखिए, अगर आप नॉर्मली बात करते हैं एफएस मैक्सिमम की, एफएस मैक्स की बात करते हैं, एफएस मैक्स यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफएन के। जितना ज्यादा, ध्यान सुनना, जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, मतलब जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स होगा उतना ज्यादा एफएस मैक्सिमम लगेगा। अब नॉर्मल फोर्स का क्या कनेक्शन है एफएस मैक्सिमम के साथ में? जिसका कनेक्शन ये है कि एफएन बराबर है एमजी के, और भाई जितना ज्यादा मास आप रखेंगे उतना हैवी ऑब्जेक्ट होगा और उतना तगड़ा फ्रिक्शन लगेगा उसके बीच में, नीचे के सरफेस के साथ में। इसको बैलेंस करने के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए एक कोफिशिएंट हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस एफ एन। इसी चीज को आप एमजी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, एफ एन की एमजी लिख दीजिए, लिख दीजिए म्यू एस एमजी। इस केस में तो एमजी के बराबर है। सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या एफएस मैक्सिमम है, क्या ये क्या कुछ है? इसको सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जितना भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, आपके घर में बेड है, टेबल है, कुर्सी है, कोई भी चीज है रखा हुआ है, तो उसका अपनी एक औकात है, अपनी एक क्षमता है कि वो हाईएस्ट रेस्ट होने के कंडीशन में, जब तक वो रेस्ट में तब तक हाईएस्ट कितना ज्यादा रुकावट पैदा कर सकता है, बोले तो कितना हाईएस्ट फ्रिक्शन लगा सकता है, उसी का ये फॉर्मूला है। एफएस मैक्सिमम क्या है? ये हाईएस्ट फ्रिक्शन, हाईएस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये बोले तो फ्रिक्शन की औकात बताता है, फ्रिक्शन की औकात बताता है कि मैक्सिमम कितना लगा सकता है। अगर आपको उसको मोशन में लाना है, मूवमेंट में लाना है, तो भाई इससे ज्यादा फोर्स आपको लगाना होगा, तभी वो वहां से हिलेगा, अदरवाइज वहां से नहीं हिलेगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? इससे आसान और क्या समझाऊं मैं, बताइए। फिर मैं एग्जांपल लेता हूं, इतना क्लियर है? जी सर। ठीक है, चलिए लेते हैं यहां पर। लेट बी सपोज ये एक अपना सरफेस पे रखा हुआ है। अब यहां पर आप समझिए, लेट बी सपोज, मान लेते हैं कि इसका एफ एस मैक्स जो है, मैक्सिमम जो है, ये 100 न्यूटन लगा सकता है। मतलब इसका मूवमेंट इधर की ओर है और इधर लग रहा एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस इधर की ओर लग रहा है। ध्यान सुनना, मैक्सिमम इसकी औकात 100 न्यूटन की है, 100 न्यूटन लगाएगा ये। कंडीशन नंबर 1, केस 1। सर मगर आपने बोला था ये स्टैटिक फ्रिक्शन ओनली रेस्ट पे लगता है, तो मैं रेस्ट ऑब्जेक्ट पे। इसको रेस्ट ही बोल रहा हूं, ये रेस्ट में ही है। अब बताइए सर एक और बार बताएंगे ये टेंडेंसी वर्ड सुने? टेंडेंसी, हाँ टेंडेंसी। सर टेंडेंसी को हम लोग एक मैग्नेट की तरह समझ सकते हैं कि अगर एक नॉर्थ वाला मैग्नेट लेते हैं, उसके सामने एक साउथ वाला रख देते हैं, सो वो नॉर्थ और साउथ दोनों एक दूसरे को चिपकना चाहेंगे, अट्रैक्ट करेंगे।
हाँ, ये समझाया ठीक उन्होंने। मतलब वो अभी मोशन में नहीं है, लेकिन अगर मोशन में आएगा तो वो उधर की ओर ही जाएगा। इसको टेंडेंसी टेंडेंसी वर्ड इसलिए मैंने शुरू में बताया था आपको। ये आपको मतलब सवाल देख के पता चल जाएगा। तो अगर इसकी औकात 100 न्यूटन की है कि भैया 100 न्यूटन लगाएगा ये, आप आए और आपने आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। सबसे पहले एक बात बताइए, अगर इसको मोशन में लाना होगा तो हमें कितना फोर्स लगाना होगा? लेस देन 100 न्यूटन, इज इक्वल टू 100 न्यूटन, या मोर देन 100 न्यूटन? ज्यादा ही सर जाएगा। मोर देन 100 न्यूटन। मोर देन। मोर देन 100 न्यूटन, वेरी गुड। अब एक बात बताइए, हाँ, आपने इस पे एक फोर्स लगाया। लेट मी सपोज कि आपने इस पे इस तरीके का पिक्चर में बनाता हूँ, इसी पिक्चर को छोटा बना देता हूं मैं, इस तरह छोटा बना देता हूं, ठीक है। अब इसका तो आप जानते हैं कि इधर की ओर लग रहा है एफएस, आप जानते हैं एफएस इधर की ओर लग रहा है। लेकिन आपने क्या किया कि यहां पर एक फोर्स लगाया, खींच रहे हैं इसको, आप खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, जैसे भी आप समझिए, धक्का दे रहे हैं। यहां पर एफ इज इक्वल टू मान के चलिए 20 न्यूटन लगा रहे हैं, 20 न्यूटन लगा रहे हैं। क्या ये हिलेगा, मूव होगा? नहीं सर, ये सामने एफएस का एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा उसके ऑपोजिट साइड में 20 न्यूटन का, सो ये नहीं हिलेगा प्रोबेबली, क्योंकि उसकी एफएक्स मैक्स 100 न्यूटन है। हाँ, नहीं हिलेगा। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि यहां पर एफएस की वैल्यू कितनी आएगी, 100 न्यूटन या कुछ और? सर वो 20 सर न्यूटन आनी वो चाहिए। हेलो सर, वो जो सेम है। पहला वाला जो पिक्चर है उसमें फ्रिक्शन जो आता है 100 न्यूटन में, और मास जो है, और सेकंड ऑप्शन फोटो जो है उसमें मास की दोनों सेम है। मैंने पहले ही क्या वही चीज है, बस छोटा बना दिया है। अच्छा अच्छा, हाँ तब तो दोनों में एक ही होगा। तो एफएस की वैल्यू कितनी आएगी? सर वो 20 न्यूटन आनी मतलब चाहिए। हाँ, सब सहमत है कि 20 न्यूटन होगा, या किसी को लग रहा है कि नहीं 20 न्यूटन से कुछ और हो सकता है? क्या सर? एफएस की वैल्यू कितनी होगी? मास क्या है इतना, इसका मास कितना है? मास तो कुछ नहीं दिया हुआ है, बस ये दिया है कि 20 न्यूटन लग रहा है। फ्रिक्शन भी सर बीसी होगा, तब 20 पीछे न्यूटन एफएस बीसी होगा। ठीक है, 20 ही होगा। 20 ही होगा। क्यों 20 होगा? इसकी मैक्सिमम तो 100 न्यूटन है। हम जितना सर 20 लगाएंगे इसलिए होगा क्योंकि एफ 20 है, ठीक है। और अगर हम ऐसे बैलेंस करना चाहते हैं स्टैटिक फोर्स को, ठीक है, सो कैंसल आउट करने के लिए उसके ऑपोजिट साइड वो फ्रिक्शन लगाएगा, जिसको अभी हम लोग एफएस से डिनोट कर रहे हैं। सो प्रोबेबली 20 होना चाहिए, तभी वो बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, और लोग मौका देते हैं। साहिबा आप बता रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? सर वो जैसे फ्रिक्शन मतलब फोर्स जितना लगाएगा उसी हिसाब से ना पीछे बैक मूव करेगा फ्रिक्शन में, पीछे एफएस। होता है 20 ही लगाएगा, वो भी नॉर्मल फोर्स। ठीक है। सर तो क्योंकि आप वो अभी सभी ने भी कहा 20 न्यूटन है, तो लिख है। देते हैं जी, लिख देते हैं 20 न्यूटन है। सर करेक्ट है कि नहीं वो भी तो बता दीजिए। तो देवी और सज्जनों, अभी हमारे सामने 20 न्यूटन लिखा गया है। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। तो 20 न्यूटन सही जवाब है, और आप जीत चुके हैं 10,000 रुपये, लेकिन वो केवल बोलने में ही है, कैश नहीं मिलेगा। तो 20 न्यूटन यहां पर आ गया, तो 20 न्यूटन आ गया, तो अब सिंपल सा लॉजिक समझिए आप, इसकी औकात है 100 न्यूटन की। अब एक बात समझिएगा, इसकी औकात है 100 न्यूटन की। तो भाई इसकी औकात 100 न्यूटन की है, यहां पर आप आए और आपने यहां पर जो है इसको 20 न्यूटन से, यहां पर 20 न्यूटन से इसको धक्का दिया। सोचिएगा, बड़ा फनी टाइप का लगेगा सोचने पे। अब देखिए, अगर ये 20 न्यूटन ना लगा के ये चिढ़ जाए आपसे और कहे अच्छा तुम इधर की ओर 20 न्यूटन लगाओगे, अब हम रुको लगाते हैं, और ये मान के चलिए ये पूरा मैक्सिमम इधर की ओर 100 न्यूटन लगा दे, 100 न्यूटन लगा दे, तो देखिए 20 से 20 कैंसिल होगा, तब भी इस डायरेक्शन में 80 न्यूटन जो होगा वो आपके ऊपर लगा देगा ये, यानी बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। घर में बक्सा रखा हुआ है,
घर में बक्सा रखा हुआ है, उसको हम छेड़ने के लिए गए, धक्का देने के लिए गए, और हम तो लगा रहे हैं भाई साहब 20 न्यूटन, और वो उल्टा हमारे पीछे खदेड़ रहा है वो 80 न्यूटन से, हमें ही धक्का दिए जा रहा है। तो हर चीज उल्टा हो जाएगा फिर तो, सोच के देखिए। तो हर चीज से फिर टकराना भी गुनाह हो जाएगा, फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। क्या ये पॉसिबल है कि आप 20 न्यूटन लगा रहे हैं, सामने से 100 न्यूटन को लगा दे, यानी आपके पीछे मेज भाग रहा है, आपके पीछे कुर्सी भाग रहा है, ये सब आपको धक्का दिया जा रहा है कि तुम्हें क्यों हमें छेड़ा, क्यों हमें ऐसा किया? ऐसा होता है क्या? जी सर, होता है। होता है? ऐसा होता है? भाई ये किसके साथ सिर्फ हो गया अगर बताओ। नहीं, ऐसे सिर्फ तो अगर होगा अर्थ सर, अर्थ जैसे की कोई ग्रेविटी हम कोई लोग चेंज कर दे तभी वो पॉसिबल हो सकता है, वैसे तो नहीं हो सकता। उसके बराबरी का ही लगाना पड़ना फोर्स। जी हाँ सर, अगर बराबरी अगर उसमें अगर हम लोग 100 के मतलब उसका औकात 100 100 में न्यूटन होगा, तो 100 के जगह तभी अगर 100 लगाएंगे तभी ना, मतलब तभी मास हिलेगा। मतलब एक जगह में नहीं आएगा आप अपोजिट मेरी में। बात समझ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि हम उसको धक्का देने के 20 न्यूटन से, और वो हम पे हमारा 100 न्यूटन लगाए उधर से, तो ये 20 से 20 कैंसिल होगा, तब भी हमारे ऊपर 80 लगाना शुरू कर दे। तो हम तो गए थे उसको धक्का देने, लेकिन हमारे पीछे धक्का देने लग गया कौन? जो भी है, बेड है, ये है, वो हमारे पीछे ही पड़ गया। तो क्या ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है? आप घर पे जाएंगे और किसी भी बेड को ऐसे धक्का देने की कोशिश करेंगे, और उल्टा वो बेड ही आपको धक्का देने लग जाए, तो क्या बेड चलेगा? धक्का देगा आपका? ये मैंने आपसे पूछा था, और आपने कहा कि ऐसा होता है। नहीं, नहीं दिखा सर, नहीं दिखा। ऐसा नहीं होता है। खैर एनीवे, तो ये सारी चीजें जो फील करवाते हैं आपको, देखिए प्रैक्टिकली चीज ऐसी होती है, आपको समझना होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 20 न्यूटन जो है एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस की वजह से है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्शन रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाएगा यहाँ पर, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस। सर इंक्लाइन सरफेस पे पॉसिबल है? इंक्लाइंड सरफेस पे, इंक्लाइंड सरफेस का कहानी एबीडी बना के होता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर होता है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी एम जी जो होता है वो एंगल के साथ बनता है एफ एन के साथ में। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर इंक्लाइंड पे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा एक बात बताइए, केस टू, यदि मैं यहां पर एफ की वैल्यू 80 न्यूटन कर दूं, तब एफ एस की वैल्यू कितनी होगी? सर अगर उसकी औकात 100 की है तो तब भी 80 का ही लगाएगा। सभी सहमत है इस बात से? जी सर। देखिए कितना समझदार है ये। ऐसे नहीं, पावर है 100 न्यूटन की, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो एक्शन रिएक्शन ऐसा है कि लास्ट क्लास में एक आशुतोष ने शायद बोला था कि हमें एक थप्पड़ कोई मारेगा तो हम 10 से 15 थप्पड़ मारेंगे। तो हम तो उससे ज्यादा तो आप दे देंगे, लेकिन ये कितना बैलेंस होके चल रहा है कि नहीं भाई, 100 की औकात है, लेकिन सामने वाला जितना लगा रहा है हम भी उतना ही लगाएंगे, हम ज्यादा नहीं लगाएंगे। एकदम बैलेंस होके चल रहा है एकदम से। सर इसका मतलब ये हुआ, फोर्स जितना लगाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स देगा, बैक फोर्स, एफ एस। हाँ, उसको वरना बैलेंस भी चीजें तो ऊपर रखना है। नीचे होने लगेगा। और एक और बात, एफएस कोई दूसरी तरह का फोर्स नहीं, वो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है, सो लाइक। हाँ, ये देखिए अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, इसलिए इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं एफ की वैल्यू को 100 न्यूटन कर दूं, तब कितना ये एफ एस की वैल्यू होगा? मैं लिख सर देता हूँ 100 ही होगा। 100 होगा। एफ 100 न्यूटन, तो आपने कहा एफ एस भी 100 है, सही जवाब है, 100 न्यूटन ही होगा 100। भाई, 100 न्यूटन ही होगा ये। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा आपसे। अब एक बात बताइए, अगर मैं 100 न्यूटन से ज्यादा एफ लगा दूं, तो उस कंडीशन में एफ एस कितना लगेगा? सर डिपेंड करता है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो उस बक्से के ऊपर। 120 मान लीजिए, 120। फिर वो मोशन तो में आ उसके जाएगा। ऊपर 20 का फोर्स लगेगा, क्योंकि उसकी औकात 100 की है, ठीक है, और आप फोर्स लगा रहे हो 120 का। सो बैलेंस करने के लिए वो 20 का फोर्स लगाएगा इन द डायरेक्शन आप दे रहे हो वहां पे। मैं लिख देता हूं, चलिए मैं लिख देता हूं।
मैंने फोर्स लगा दिया 120 न्यूटन का, एफएस कितना होगा? एफएस विल बी 20। बस 100 न्यूटन ही होगा, और अब 20 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यस, 20 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन होगा जो उसको मूव करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ एफ एस नॉट एग्जिस्ट। अब यहां से हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब एफ एस रहा कहां? एफ एस तो तभी तक है ना जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। 120 न्यूटन में तो मोशन में आ जाएगा। सर ये तब तो 20 न्यूटन में मोशन करना शुरू कर देगा। नहीं नहीं, 120 आप लगा रहे हैं तो अब देखना पड़ेगा ना कि एफ के कितना है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, तभी तो उसके अपोजिट में माइनस कर पाएंगे। हमें तो ये पकड़ना पड़ेगा ना। ये तो अब एफ एस तो रहा नहीं, एफ एस का काम मामला चीजें रहा नहीं। तो यहां से अब हम काइनेटिक फ्रिक्शन सीखेंगे ना। अब हम सीखेंगे क्योंकि मोशन में आने के बाद अब कैसा लगता है, अब हम ये सीखेंगे। तो यहां तक जो आपने देखा ये कैसे एडजस्ट करता है अपने आप को। एक बार मोशन में आ गया तो काहे का एफ एस बाउंड्री क्रॉस कर गए, अब वो मोमेंट में आ चुका है। हाँ ये है कि 120 में जितना भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा भाई उतना लगना होगा, लगेगा। और बाकी का हिसाब किताब ऐसा है कि उसका इस्तेमाल ये लोग कर देंगे किस चीज में, मोशन में कर देगा, और क्या, मूवमेंट करने में कर देगा। मतलब उसका इस्तेमाल उसी हिसाब से। अगर मैं 150 न्यूटन लगाऊंगा तो कुछ माइनस होगा, बाकी जो बच जाएगा बड़ा अमाउंट वो उसको और थोड़ा और स्पीड बढ़ा देगा। तो यहां से हमारा शुरुआत होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, यहां से हम लिखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। एक ग्राफ भी आता है, मैं ग्राफ समझा दूंगा अभी। काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसा है कि एक बार जब मोशन में आ जाता है तो इसको एफ के होता है, एफ के ये कांस्टेंट रहता है, एफ के कांस्टेंट हो जाता है फिर एक टाइम के बाद, चाहे मर्जी जितना फोर्स लगाते रहो आप, 120 न्यूटन, 150 न्यूटन, 200 न्यूटन, 250 न्यूटन, मर्जी है लगाते रहो, पर एफ के कांस्टेंट हो जाता है फिर। और एफ की जो वैल्यू होती है वो स्लाइटली एफ एस मैक्सिमम से थोड़ा सा कम होता है। एफ के जो होता है वो स्लाइटली एफ एस मैक्सिमम से थोड़ा कम होता है, हल्का स्लाइटली हल्का कम होता है, उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। जैसे 100 न्यूटन था ना, तो जब तक 100 के 100 था, रेस्ट तक था तो 100 लग रहा था, लेकिन जब वो मूवमेंट में आ जाएगा तो 100 न्यूटन से थोड़ा सा कम लगेगा। और इसका भी एक फॉर्मूला होता है एफ के का, एफ के का होता है म्यू के इंटू एफ एन। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सवाल में दिया रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सवाल में दिया रहता है। एफ एन तो वही नॉर्मल फोर्स हो गया आपका, इसको वैल्यू पुट करेंगे आंसर आपका आ जाएगा, फिर मूवमेंट में जाएगा। फिर ग्राफ देखिए बताता हूँ, ग्राफ आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए मैं ग्राफ बनाऊंगा एक एफ एस मैक्सिमम का और एक एफ एक्सटर्नल फोर्स का। ये लाइन में लिख देता हूं एफ एस मैक्सिमम, एफ एस मैक्सिमम। जनरली एक काम करते हैं फ्रिक्शन लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एफ एस मैक्सिमम स्पेशल नहीं, फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन का लिख देता हूं क्योंकि इस पे लाइन पे दोनों ही आएंगे, स्टैटिक काइनेटिक दोनों। और ये एक्सटर्नल फोर्स लिख देता हूं मैं, जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसका लिख देता हूं मैं। तो अभी तक आपने देखा कि भाई जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ही लगेगा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। जितना आप लगाएंगे एक्सटर्नल उतना ही लगेगा। तो एक वैल्यू तक यानी कि एफ एस मैक्सिमम तक इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन जाएगा इस तरीके से, मान के लिए इस तरीके से गया, स्ट्रेट लाइन तक गया। अब ये जो डाटा आप देख रहे हैं, ये जो डाटा आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये एकदम मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, एफ एस मैक्सिमम है ये, एकदम मैक्सिमम। यहां तक 100 का 100 आप लगा रहे थे, 100 तो 100 से जैसे ही हमने ज्यादा फोर्स लगाया, 100 से जैसे ही हमने ज्यादा फोर्स लगाया तो वो आ गया मोशन में। और जैसे ही वो मोशन में आ गया तो अब लगने लग गया
काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन क्या हमने कहा, काइनेटिक फ्रिक्शन एफएस मैक्सिमम से थोड़ा सा कम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हल्का सा कम होगा, स्लाइटली हल्का सा कम होगा, और उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा ऐसे, ये से फिक्स हो जाएगा, ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू देगा। मैं कर्व थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया मैंने इसको, ऐसे होके ऐसे हो जाएगा, ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है, इस तरीके से एकदम फिक्स चला जाएगा। ये आपका एफ के है, यहां से ये एफ के हो गया, एफ के। और ये अपना ग्राफ है इसका। मतलब ऑब्जेक्ट कहां तक रेस्ट में रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट का रेस्ट में रखने की बात आए तो ध्यान से देखिएगा। ये लेट भी सपोज ये ओ है, और ये पॉइंट जो है ए है, और मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है बी है, और ये पॉइंट सी है। तो बताइए किन किन पॉइंट्स के बीच में ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, किन किन पॉइंट्स के बीच में? ए बी, ओ ए, ओ ए के बीच में, क्योंकि ओ ए ही है ये स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर यहां तक आप आएंगे ना, यहां तक, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। उसके बाद तो यहां से मोशन में आ गया ना। सर ए बी वाला कर्व क्या है, वो मैक्सिमम पे क्यों नहीं है हरदम? ए बी वाला वही कर्व है कि आपने लगाया एक यहां पर, तो ये भी लगाएगा एक। आपने यहां लगाया दो, तो ये भी लगाएगा दो। आपने यहां लगाया 100 मैक्सिमम, तो ये भी लगाएगा 100। इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे आप, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ग्राफ ऐसे ही तो बनता है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर की बात करेंगे, उससे भी आगे ले जाएंगे आप। आपने 100 तक तो, ये यहां तक तो रहा, लेकिन आपने यहां से और आगे बढ़ा दिया, 110, 120, 130 और बढ़ा दिया। ठीक है, आप फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, तब भी ये वाला इतना ही रहेगा, मतलब यही वैल्यू देगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन का। बताइए ग्राफ समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, ओके। एक लास्ट रोलिंग फ्रिक्शन बच गया है, लेकिन टाइम भी हमारा हो गया है, तो सर वीडियो एक में इसका काइनेटिक फ्रिक्शन का कोई एग्जांपल देके एक बार समझा देते तो अच्छा होता रहा। जैसे पहले मतलब वो स्टैटिक का समझाया अभी, वैसा एक बार एग्जांपल देने से अच्छा होता रहा। इसी एग्जांपल को ले लीजिए ना आप। इस एग्जांपल में जब 120 न्यूटन लग रहा था, तो एफ की कुछ वैल्यू होगी कि नहीं होगी? नियरेस्ट 100 के नियरेस्ट होगी, थोड़ा बहुत कम होगा तो 98 मान लीजिए, 95 मान लीजिए। एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते बिना कैलकुलेशन के, थोड़ा बहुत कम करेंगे तो इतना तो मान सकते हैं ना। बताइए, जी अब हम 150 न्यूटन लगाएंगे, माँ एक पहले फिक्स कर लीजिए कि एफ के 95 लग रहा है, मान लेते हैं एफ के 95 न्यूटन लग रहा है। अब 120 न्यूटन है, तो मूवमेंट में आ गया, एफ के लग रहा है 95 न्यूटन। अब हम 150 न्यूटन लगाएंगे, तब भी एफ के कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, जल्दी बताइए। 95 95 ही होगा। 250 न्यूटन, अच्छा 250 न्यूटन कितना होगा एफ के? तब तो मेरा 95 ही होगा उसमें, क्योंकि 100 1000 न्यूटन के न्यूटन, बगल बगल, फिर भी बोली 95 ही लगाइए। होगा। 1001, 1002, अच्छा अच्छा 1003। अच्छा, समझ गया अब सर। यहाँ कोई नहीं है। अच्छा चलिए, ये नीलामी नहीं की हुई फिर, चलिए ठीक है। क्या बोल रहे हो सर सिद्धार्थ? सर म्यू क्या है? ये सरफेस की एक कोफिशिएंट होता है, अलग अलग सरफेस का। म्यू कोफिशिएंट होता है, एक फिक्स वैल्यू होता है अलग अलग सरफेस का। वो सवाल में एक्सपेरिमेंटर होता है, सवाल ही केवल दे सकता है, या हमें दिया जाए दो तीन चीज तो फार्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा सर, सर उसका टेबल होता है ना सर, याद करने के लिए
पूरा? अरे नहीं नहीं, टेबल वेबल कहाँ याद करोगे, सवाल में सब क्वेश्चन में रहता दिया हुआ, उतना डिस्टर्ब हो जाओगे। अच्छा हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? टर्मिनल का क्वेश्चन 18। अब टाइम नहीं सर है, ग्रुप में भेजा था। अच्छा, अब टाइम इसका हो चुका है। ये एक बार बता दीजिएगा, इसी से रिटार्डेशन। रिलेटेड है जो आप पढ़ा रहे हैं, वही है सेम। हाँ ठीक है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा या मैं देखता हूँ उसका क्या कैसे है। ठीक है, अगर मेरे पास हो सकता है वीडियो हो अवेलेबल, क्योंकि प्रॉब्लम हर बैच में आता है, तो हो सकता है मैं आपको अवेलेबल करवा दूँ। सॉल्व हो रहा है सर, बस उसमें जानना है, रिटार्डेशन का आपने बताया नहीं था। रिटार्डेशन का एक फॉर्मूला इधर दे रहा है। अच्छा अच्छा, देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा सफर रहा, ऑलमोस्ट चैप्टर हो ही गया है रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह का, वो बाकी वीडियोज वगैरह आपको दे देंगे। बाकी आगे का मैं अपडेट करता हूँ ग्रुप में। तो कैसा रहा फ्रिक्शन आप लोग का साथ में, नए लोगों को कैसा लगा फ्रिक्शन, अच्छा लगा या? ये ऐसे टीचर तो नहीं पढ़ाते, मुझे ऐसे नहीं पढ़ाया था। बुराई मत करना फ्रिक्शन की कोई भाई। नहीं सर, अच्छे से समझ में आ गया सर। अच्छे समझ में आ गया, मजा आ गया, अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ाई होनी चाहिए सर फिजिक्स को। एक्चुअली हम्म तो मैं तो पढ़ाई बंद कर दिया था। हम्म आपको आपका वीडियो देखने के बाद में शुरू किया फिर। हम्म। इसको समझने का हमको बहुत शौक था। अच्छा, अब शौक पूरा हो गया आपका? जी सर, कंप्लीट होगा, लाइफ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ओह, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो मैं रिकॉर्डिंग यहीं पर ऑफ करता हूँ, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक ग्रुप में मैं अपडेट करता हूँ क्या कुछ करना है आपको।